हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 10 जुलाई को जो आईसीआई टेक्नीशियन T1 का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, जो बच्चों से पता चले, तो उन क्वेश्चंस के हम रिव्यू देखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आए थे उनके एनालिसिस देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से मैंने कराए थे, कौन से अपने मैराथन में कराए थे, कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस में कराए थे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन आया था, ये आया था भाई, तेलुगु और कन्नड़ को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो जैसा कि आपको पता है, जो मैंने मैराथन क्लास कराई थी उसमें भी मैंने ये सब कराया था। तेलुगु और कन्नड़ शास्त्रीय भाषा जो है, ये मैंने बताई थी कब शास्त्रीय भाषा बनी थी। तो मैंने आपको बताया तेलुगु और कन्नड़ दोनों 2008 में शास्त्रीय भाषा बनी थी। शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था तेलुगु और कन्नड़ भाषा को। तो आपने अगर मैराथन क्लास देखी होगी, और इससे पिछली जो मैंने वीडियो कराई थी ना, जो एनालिसिस वाली, जो 8 जुलाई को एनालिसिस वाली जो वीडियो कराई थी, क्लास कराई थी, उसमें भी मैंने बताया था ये सारी जो शास्त्रीय भाषाएं सारी मैंने बताई थी कौन सी कब आई थी। संस्कृत 2005 में आई थी, है ना, ये सब मैंने बताई थी। तो तेलुगु और कन्नड़ कब आई थी भाई, 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा इन्हें दिया गया था। जो तमिल थी वो 2004 में बनी थी, संस्कृत 2005 में बनी थी, ये सब मैंने बताया। और जो दूसरा क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ है। तो ये तो भाई जो मैंने आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक कराया था उसी में से, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी जो एनालिसिस कराई थी उसमें भी मैंने बताया था, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपदा प्रबंधन से, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक कराया आपदा प्रबंधन वाला उसी से आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं भाई, उसी से आ रहे हैं। तो आपको उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका मुख्यालय मैंने उसी में बताया था, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, एक्चुअली न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भी, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और ये किसके अंतर्गत आता है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये कब बना था। ये 2005 में बना था, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। इसके साथ ही जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और साथ में गृह मंत्रालय के मंत्री जो कौन है, वो अमित शाह है। लेकिन जो एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके हेड कौन करता है, इसे हेडेड बाई पीएम, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उसको हेड करते हैं। अगर कहीं पे कुछ ऑपरेशन चलता है तो उसको वो आराम से टीवी पे बैठ के देखते हैं, वही उसे हेड करते हैं, वही बताते हैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंने कराया था भाई, जो मैंने वीडियो कराई थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, आपदा प्रबंधन की। सारे क्वेश्चन जो आपदा प्रबंधन के आए हैं सब उसी वीडियो से डायरेक्ट उठ के आ गए हैं, ये समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बृहदेश्वर मंदिर, ये भी मैंने आपको कराया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में जो चलाई थी मैंने, दो दो वीडियो हर सब्जेक्ट की डाली थी। उसमें एक क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन कराया था कि बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया। एक्चुअली उसमें जो मैंने कराया था, इसमें बताया था किस शासक ने बनाया, राजा राज चोल ने बनवाया था। ये किसने बनवाया था, राजा राज चोल ने बनवाया था। और मैंने आपको बताया था ये तंजावुर में स्थित है, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और ये भी किसके लिए समर्पित है, माँ पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ के लिए समर्पित है। और ये किस शैली का है, ये भी मैंने बताया था। एक्चुअली वो शैली वाला ही क्वेश्चन था, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है, तो मैंने आपको उसमें बताया ये द्रविड़ शैली का है। किस शैली का बताया मैंने, द्रविड़ शैली का बताया। और साथ में बताया राजा राज चोल ने बनवाया था, राजा राज चोल ने बनवाया था, तंजावुर में स्थित है। तो ये भी मैंने जो कराया था उसी में से है। तो लगभग जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम जो मैंने वीडियोस में कराए उसमें से आ गए हैं, जबकि मैंने बहुत कम क्लासेस ली थी, उन्हीं क्लासेस से आ गए हैं, आप ये देखिएगा। तो नेक्स्ट जो है, राष्ट्र विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी मैंने मैराथन क्लास में कराया था। जो जीके की मैराथन क्लास या जो सोशल साइंस की मैराथन क्लास ली थी उसमें मैंने कराया था। मैंने बताया था जो जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी मैंने बताया था। और जो 22 मई है, उस 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और अगर आपसे पूछ ले कि ये भाई विश्व जल दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो ये 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। 22 मार्च 1993 को पहली बार मनाया गया। इसके अलावा जो दूसरा है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये तो आपको पता होगा कि ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होगा, ये 12 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है
दर्पण फार्मूला में क्या नहीं आता है, ये हमसे पूछा गया। जैसा कि आपको पता है दर्पण फार्मूला मैंने कई बार पढ़ा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने कराए थे आपको। उसका फार्मूला क्या होता है भाई, 1/f मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, यही तो फार्मूला होता है। तो भाई ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी लेंथ से ये सब दिए, और फोकल लेंथ जो फोकस दूरी है वो दी है ना। तो ये सब दिए होते हैं। इसके अलावा जो होगा भाई हमारा आंसर होगा, मैं एक्चुअली मुझे ऑप्शन तो नहीं पता है कौन कौन से ऑप्शन आए थे। तो नेक्स्ट ओमला। ओमला तो मैंने कितनी बार बताया आपको, जो न्यूमेरिकल कराए थे फिजिक्स के, उसमें पता नहीं कितनी बार मैंने बताया कि ओम लॉ क्या होता है भाई, बी इजिकल टू आई आर, बी इजिकल टू आई आर, जो कि ओम लॉ किसे परिभाषित करने के लिए लाया गया, ये रेजिस्टेंस को परिभाषित करने के लिए लाया गया। किसको, प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए लाया गया, जिसका फार्मूला होता है आर इजिकल टू बी अपॉन आई। यही तो होता है भाई, आर रेजिस्टेंस, बी वोल्टेज और आई हमारी धारा हो गई, विद्युत धारा। यही तो रेजिस्टेंस को परिभाषित करने के लिए ओम लॉ आया था। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया होगा आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट KMnO4 से एक क्वेश्चन आया था, उसमें शायद ऑक्सीडेशन या कुछ बच्चे बता रहे थे, पूछा गया था। तो वो एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन नहीं पता है कौन सा आया था। दूसरा जो है, एक भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, ये हमसे पूछा गया। तो जैसा कि आपको पता होगा ये कहाँ से गुजरती है भाई, मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। लेकिन मिर्ज़ापुर में कहाँ से, मिर्ज़ापुर में एक अमरावती चौराहा है, कौन सा, अमरावती चौराहा है, वहाँ से होकर ये गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, जो कि जो रियल टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे चलती है। कितनी, 5.5 घंटे आगे चलती है। जो नेक्स्ट देख लेते हैं, पंजाब केसरी। ये तो मैंने आपको बताया था, एक मैंने क्वेश्चन कराया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो में या मैराथन क्लास में, एक क्वेश्चन कराया था। क्या कराया था कि जो अधिवेशन हुआ था, जो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये तो कराया था ना, 1920 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको बताया था लाला लाजपत राय। कौन थे भाई, लाला लाजपत राय मैंने आपको बताए थे। और उसी में मैंने आपको बताया था ये कौन थे, पंजाब केसरी नाम से भी जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके, जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो कराई, केवल 2-2 वीडियो कराई। सोचिए, केवल 2-2 वीडियो कराने से आपके एग्जाम में इतना आ रहा है, तो सोचिए। और फिर ये तो हो गया भाई, 1920 में लाला लाजपत राय ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इन्हें पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है, ये मैं आपको बता चुका था। तो ये आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार का अधिनियम किस वर्ष आया था। एक्चुअली ये भारत सरकार का अधिनियम एक आया था 1935 में। कब आया था भाई, 1935 में। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता है क्या पूछा गया, लेकिन जो मुझे पता चला है वो मैं बता रहा हूँ। 1935 में एक अधिनियम आया था भारत सरकार का, और यही जो हमारा संविधान बना है उसका मूल स्रोत जो है वो 1935 वाला अधिनियम ही है। संविधान का जो मूल स्रोत है वो 1935 वाला अधिनियम ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया, ये पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, जो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था भाई, ये किया था 23 मई 1951 को। कब किया था, 23 मई 1951 को आक्रमण किया था। और इसने कब्जा, मतलब एक्चुअली कब्जा ही कर लिया था। 23 मई 1951 को इसने कब्जा कर लिया था, जिसमें दलाई लामा ने एक, मतलब दलाई लामा और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, उसे 17 सूत्रीय समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, 17 सूत्रीय समझौता उसे कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बताइए, ये आ गया महिला प्रीमियर लीग। ये भी मैंने आपको कराया था मैराथन क्लास में। तो WPL जो हुआ था, पहली बार हुआ था, क्योंकि पहली बार वाली हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं आपकी जब करंट अफेयर की मैराथन क्लास ले रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको बताया मुंबई इसका फाइनल जीती, और जो उपविजेता रही थी टीम वो रही थी दिल्ली। ठीक है, और इसमें जो ऑरेंज कैप मिला था वो मिला था मैगलेनिंग को मिला था। क्या, ऑरेंज कैप मिला था मैगलेनिंग को। और जो पर्पल कैप जो जिसे मिला था वो मिला था हैली मैथ्यूज। किसके लिए, मैथ्यूज के लिए, हैली मैथ्यूज के लिए पर्पल कैप मिला था। हैली मैथ्यूज जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी, और मैगलेनिंग जो थी वो दिल्ली कैपिटल्स की थी। तो मैगलेनिंग को पर्पल कैप मिला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैगलेनिंग। तो ये आपने कर दिया होगा। बाकी का 1494 में फरगना का शासक कौन बना, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा भाई।
जो 1494 में फरगना का शासक बना था, वो 12 वर्ष का एक बच्चा था। 12 वर्ष का एक एक्चुअली बच्चा नहीं, वो शासक ही बन गया। 12 वर्ष में ही वो शासक बन गया। 12 वर्ष में अगर कोई शासक बना, वो कौन बना था भाई? बाबर। बाबर 1494 में फरगना का शासक बन गया, जो कि केवल 12 साल का था उस समय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बाबर हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था विभवांतर वोल्टेज, जो विभवांतर होता है उसे वोल्टेज भी कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ही पूछ ली। जैसे कि पिछली जो 8 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, ये पूछा गया था। तो ऐसे इसमें विभवांतर की परिभाषा पूछ ली। तो मैंने आपको बता दूं, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किए गए कार्य होता है, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विभवांतर कहलाता है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा गया भी 2011 की जनगणना से रिलेटेड, उसमें शायद चरण पूछे गए थे कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई। तो मैं आपको बता दूं, जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, एक्चुअली जो 2011 की जनगणना से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये जो जनगणना हुई थी 2011 की, ये 2 चरणों में हुई थी। कितने चरणों में हुई थी भाई? 2 चरणों में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा जो मैथ में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ में काफ़ी कैलकुलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने कराए समय चाल के और औसत के, एवरेज के, परसेंटेज के, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जिस टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। जिस टाइप के मैंने कराए हैं, जिसने मेरी वीडियो सारी देखी, सारी क्लासेस देखी होंगी, उसकी तो बस मज़े ही हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।